कैसे ये सम्मेलन असफल हो जाए, इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी साजिश की गई थी। भारत दक्षिण एशिया में या ग्लोबल साउथ के रूप में ना उभर सके, इसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की गई थी और भारत ने कैसे उन साजिशों को नेस्तनाबूद किया। और एक साल, आपको लग रहा होगा कि शायद ये एक साल में किया गया है, पिछले 3-4 सालों से इसकी जबरदस्त तैयारियां चल रही थी, गुपचुप तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से, जेम्स बॉन्ड स्टाइल में सब कुछ हो रहा था। और आज मैं इस कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत प्राउड मूवमेंट है कि G20 का सफल आयोजन कर और रूस और चीन के बिना ज्वाइंट डिक्लेरेशन, सबसे बड़ी बात है संयुक्त घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बना ली। यहां चर्चा हो रही थी यूक्रेन की, रशिया की, चीन की, और लगा था शायद लास्ट मोमेंट तक ये लगने लगा जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे थे तो लग रहा था जेडी अब यानी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। किसी को उम्मीद ही नहीं थी और लास्ट क्षण में भारत ने जेडी को जो है वो सर्वसम्मत से पास करा दिया। लेकिन इसके पीछे किन लोगों का दिमाग है, किन लोगों की अथक परिश्रम है, ये जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने में कई सिविल सर्वेंट्स का जबरदस्त हाथ रहा। चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ बहुत प्रतिभाशाली सिविल सर्वेंट्स की तरह जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहला मैं नाम लेता हूं अमिताभ कांत साहब। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप में मिला हूं, बहुत ही सरल व्यक्ति, बहुत ही शांत व्यक्ति, लेकिन जबरदस्त प्रतिभा के धनी, जबरदस्त प्रतिभा के धनी। आप इनके बारे में जब जानना शुरू करेंगे तो इन्होंने भारत को वो दिया है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं अंदाज शुरुआत करता हूं। अमिताभ कांत साहब फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, केरल कैडर के, 1980 में ये आईएएस बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करते हैं और देश की सेवा के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। समय के साथ वक्त आगे बढ़ता रहता है, ये अपने अनुभव को बढ़ाते जाते हैं, अपनी एजुकेशन को भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। धीरे धीरे एक समय आता है जब भारत ये बात जानता है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट हैं वो भारत को पहचानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो एक शब्द याद रखिए, भारत को जानो। इन्होंने जब भारत के बारे में पूरा अध्ययन किया तो ये लगा कि भारत के पास इतनी विविधता है, जलवायु की विविधता, संस्कृत की विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता हमारे पास बहुत है, तो क्यों ना टूरिज्म को बढ़ाया जाए। और टूरिज्म जो है वो हमारे लोगों को रोजगार देगा। और इन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया, जी हां ये नाम आपने सुना होगा, अतुल्य भारत, जहां बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स का ऐड कर रहे हैं, अतुल्य भारत आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, ये नाम इन्हीं का दिया हुआ, ये विचार इन्हीं का दिया हुआ, और इसके माध्यम से ब्रांड भारत को ये वहां लेकर गए। अतुल्य भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने इन्होंने दिया अतिथि देवो भव। और जो भारत की मूल परंपरा है उसको समझते हुए भारत में बहुत बड़े परिवर्तन शुरू हुए। ये कोई प्रोग्राम नहीं था, ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ नया नया चीज। पूरी दुनिया में समारोह किए गए, आयोजन किए गए, पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा को जोड़ा गया, जो विदेशों में भारतीय हैं वहीं से जोड़ने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसको और ज्यादा इनरिच किया गया। भारत में धीरे धीरे टूरिज्म के आने की शुरुआत थोड़ी शुरू हो गई। इसके बाद ई वीजा, वीजा ऑन अराइवल जैसी नई सुविधाएं शुरू की गई ताकि भारत में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और इनके ही प्रयासों से आज भारत में टूरिज्म में 61% की ग्रोथ देखी गई है। फिर यह महसूस हुआ कि देश में साफ सफाई होनी चाहिए। एक कार्यक्रम दूसरे कार्यक्रम को प्रेरित करता है। स्वच्छ भारत अभियान, उससे पहले निर्मल भारत प्रोग्राम के साथ साथ हमने बहुत सी नई चीजों को शुरुआत किया। देश में साफ सफाई की बात की, टूरिस्ट प्लेसेस की बात की, नेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की, और धीरे धीरे भारत में टूरिज्म का पैसा जबरदस्त तरीके से आने लगा। ये इनकी पहली जो बहुत बड़ी जो है सेगमेंट रही। इसके बाद सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, नीति आयोग बनाया, भारत का थिंक टैंक। किसी भी देश को जब विकसित होना होता है तो उसके पास एक प्रॉपर थिंक टैंक होना चाहिए जो सोचे बताए कि हमें क्या क्या किया जाना चाहिए। और थिंक टैंक में, नीति आयोग में शुरुआत से ही अमिताभ कांत साहब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आए। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और ये G20 के शेरपा भी हैं। लेकिन G20 के शेरपा के रूप में इन्होंने क्या काम किया, अगर आप देखें तो G20 की मीटिंग्स हर साल होती थी, कभी आपने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने कुछ इतने स्ट्रैटेजिक कदम उठाए। ऑफिसर्स बहुत सोचते हैं, इन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक कदम उठाए जिससे G20 ग्लोबल रूप में बहुत फेमस हो गया। क्या किया इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में ही सिर्फ इसका आयोजन नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, जो शेरपास की मीटिंग है, जो डिफरेंट शेरपा जो होते हैं, इसके हेड जो इसको लेके आगे चलते हैं, उनके साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी। और क्या किया, 50 से अधिक शहरों में
G20 से संबंधित आयोजन करने शुरू किए ताकि लोग अवेयर हों, लोग जाने की ये भाई आता था, कभी बड़ा आसियान का हुआ, कुछ हुआ हुआ खत्म हो गया, सिर्फ कुछ लोग, कुछ पत्रकार, कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले उसको याद कर लेते थे, लेकिन आम जनता इससे जुड़ नहीं पाती थी, आम जनता इसको समझ नहीं पाती ताकि G20 क्या हो रहा है, कुछ नेता इकट्ठा हो रहे हैं, हमसे क्या लेना देना। लेकिन इन्होंने शहर शहर जाकर एक आयोजन किया ताकि लोगों का इससे जुड़ाव, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, कश्मीर में बुला लिया। अब कश्मीर को लंबे समय से आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र के रूप में जाना गया, तमाम तरह की दिक्कत, और उन्होंने वहां पर जो दुनिया भर के लोग थे उनको बुला लिया और कश्मीर के टूरिज्म, उसकी खूबसूरती को दिखाया। इससे पूरी दुनिया का मीडिया का ध्यान भारत की तरफ चला गया और G20 सम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा था उससे पहले हम सुपरहिट हो गए थे, और ये इनकी सोच थी, और पूरी दुनिया वहां इन्होंने शांति के साथ उसको करा लिया। टूरिज्म के बारे में बात हुई, फोटोज बाहर आनी शुरू हुई, और पूरी दुनिया का ध्यान वापस कश्मीर की तरफ गया। अरे यार, कश्मीर में शांति है, कश्मीर में योगा करते हुए फोटो बाहर आ रही है, डल झील घूमते हुए फोटो आ रही है। ये तस्वीरें तो आज से 30-40 साल पहले आया करती थी, और वापस कश्मीर की तरफ पूरा ध्यान चला गया। साथ ही साथ ये ध्यान गया कि भारत ने 370 हटाकर बिल्कुल ठीक किया, कश्मीर में पूरी तरह से शांति है, और भारत की सरकार लोगों के सर्वांगीण विकास में जबरदस्त रुचि रखती है। ये बहुत मामूली बात नहीं, इस आदमी ने कितना बड़ा चेंज किया इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और इसकी वजह से जो G20, आप भी देखिए कई साल पहले भी G20 अभी बाली में हुआ, आपको पता भी नहीं चला होगा, इससे पहले कहां हुआ आपको कभी याद, सिर्फ आपने जगह नाम याद कर लिया होगा क्या क्या हुआ, लेकिन एक साल के अंदर भारत ने इस शिफ्ट को चेंज कर दिया। इंटरनेट मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया तक, हर जगह हमारे G20 की चर्चा हो रही है। एक एक चीज को इतना भव्य कर दिया गया क्योंकि जनता का इसके साथ एक जुड़ाव हो गया, और ये आयोजन लार्जर देन लाइफ में कन्वर्ट हो गया। मानते हैं कि नहीं? तो अब इसकी वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता। तो लेट्स स्टार्ट, यहां से हम शुरू करते हैं कि इसकी वजह से एक बहुत बड़े सेगमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अमिताभ कांत साहब थे जो केरल कैडर के IAS ऑफिसर थे, जिन्होंने भारत को अतुल्य भारत जैसा प्रोग्राम दिया, जिन्होंने G20 के आयोजन को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया। कश्मीर में शांति है, पर्यटन है, इस बात को पूरी दुनिया को बता दिया। और माना जा रहा है, अगर आज की स्टेटमेंट आप देखेंगे जिसमें अपोजिशन के लीडर शशि थरूर ने भी कहा कि अमिताभ कांत भारत के वो हीरे हैं जिनकी वजह से ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन हो पाया। ये आज की खबर है, आज इसके बारे में बात हुई है, और उन्होंने कहा कि इन्होंने IFS ना ज्वाइन करके हमारे देश से एक IFS ऑफिसर छीन लिया, ये IS इन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन इन्होंने देश के लिए जो काम किया है, देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। एक मंत्री ने आज ये बात कही है, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के पीछे जो सबसे जबरदस्त दिमाग माना जा रहा है वो अमिताभ कांत साहब का माना जा रहा है। नमन है ऐसे अधिकारियों को, और मैं ये चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट, मेरे ओजांकियन इसी तरह के अधिकारी बने, जहां राष्ट्र नमन करता हो, वो राष्ट्र के परिवर्तन में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। बोलिए हां, बनेंगे इस तरह के अधिकारी? है ये जज्बा, है ये जोश? तो अब सिर्फ IAS नहीं बनना है, अब बनना है ऐसा IAS जो भारत को पूरी दुनिया में चमका सके। आइए हम दूसरे ऑफिसर की बात करते हैं, और इनसे तो देश का हर बच्चा परिचित है। NSA अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब भारत के संकट मोचक कहे जाते हैं, पूर्व IPS अधिकारी भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं। तमाम लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आज आपको एक जबरदस्त चीज से परिचित कराऊंगा, बड़ी जबरदस्त चीज है, उसको समझने की कोशिश करिए। इन्होंने अपने जीवन काल में इतने जटिल मुद्दों को हल किया है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। मात्र 5 फुट 6 इंच के हैं, लेकिन इनका दिमाग इतना खतरनाक है। आप देखिए, प्रधानमंत्री के साथ हर मीटिंग में बैठते हैं और चुपचाप शांत रह के पूरा अपना गेम पलट देते हैं। आज इनके एक गेम के बारे में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने चाइना को मुंह के बल पटका, और आज की खबर पढ़ोगे तो यूरोप के देश जो है वो चाइना से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना के BRI प्रोजेक्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने चीन को अब तक की सबसे बड़ा तमाचा मारा है, चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जेम्स बॉन्ड ने ऐसा क्या किया है।
एनएसए के साथ सबसे महत्वपूर्ण था भारत की सुरक्षा को लेकर बात करना। और जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं, सिक्योरिटी की बात करता हूं, तो राष्ट्र में हर तरह की सुरक्षा आ जाती है। राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ये कई तरह की सुरक्षाओं का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, अगर तो हमारे देश के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, हमारे देश पर आक्रमण हो रहा होगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं हो रही होंगी तो हमारा देश नहीं आगे चल पाएगा। एक सुरक्षा सलाहकार को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ देश के अंदर शांति बनी रहे, इसका भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व समझना पड़ता है। धीरे धीरे चीन हमारे लिए बहुत ही भयानक रूप लेता चला जा रहा था। चीन एग्रेसिव होता चला जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था मंद हो रही है, इसलिए वो बाहरी रिसोर्सेज की तरफ भागेगा। बहुत पहले भारत ने इसका अंदाजा लगा लिया। चीन की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से वो पूरी दुनिया में अपना एक उपनिवेश बनाना चाहता था, अपना एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप करना चाहता था। और चीन की एग्रेसिवनेस भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा थी, क्योंकि हम दोनों अपनी बाउंड्री को शेयर करते थे। हमें ये बात पता थी, हमारे डोवाल साहब को ये बात पता थी, आज नहीं तो कल हमारी आपस में टक्कर बढ़ेगी। चीन ने हाल ही में अपना नया मैप दिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और भारत के कुछ हिस्सों को, अक्साई चीन को, उसने अपना हिस्सा बता दिया है। डोवाल साहब को यह बात पता थी कि आज नहीं तो कल ये टक्कर बढ़ने वाली, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा परंपरागत शत्रु है, वो भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ साजिश करेगा ही। 1971 का बदला लेने की वो कोशिश करेगा। तो अगर ऐसी बात थी तो भारत को कुछ तो करना था, भारत को कुछ तो करना था, और ऐसा करना था कि दुश्मन को उसी के खेल में मात दे दो। भारत इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में जाकर रोता रहता था, लेकिन यह नया भारत है, इसने अपने आप को बदल के रख दिया। और आज की डेट में जो शत्रु को सबसे बड़ी मार मारी जाती है, उसकी आर्थिक क्षेत्र में मारी जाती है। किसी भी देश की जो नस है, जो उसका रक्त प्रवाह है, वो कहां से होकर निकलता है? वो निकलता है उसके इकोनॉमी से। आज की डेट में देखिए, तुम्हारे देश की सबसे ताकतवर संस्था हमारे देश की क्या है? ईडी। ईडी क्या काम करती है? किसी के भी जो पैसे हैं उसको वो पकड़ लेती है, जो अवैध धंधा है उसको पकड़ लेती है। तो आप किसी का अगर ध्यान से देखेंगे, किसी के पैसे पे अगर पकड़ बना दो तो वो अपने आप तिलमिलाने लगता है। अब ये जो काम चल रहा था यहां बहुत लंबे समय से, तुम्हें लग रहा होगा ये कई सालों से काम चला कि चीन को टक्कर देनी है, चीन को टक्कर देनी है, क्या किया जाए। अब कॉम्प्लेक्सिटी देखो, पश्चिम एशिया जो कि पंथ के नाम पर पाकिस्तान के ज्यादा करीब था, लेकिन भारत पिछले कई सालों से, आप उठा के देखिए, 4-5 सालों से सऊदी अरेबिया, ठीक है, दुबई, इन सब जगहों पे, यूएई, इनके साथ बहुत ज्यादा एंगेज हुआ। प्रधानमंत्री को कई अवार्ड मिले, उनके साथ नए नए जो है चीजों को समझा। और ये जो सेगमेंट है वो बड़ा ही खतरनाक हो गया। और ये खतरनाक इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले जो इस्लामिक देशों के संगठन से भारत की तरफ, उनको अपनी तरफ जोड़ा, उनको आर्थिक हित दिखाए, और यूरोप के साथ जोड़ने का हमने एक नया तरीका ढूंढा। और ये बहुत मुश्किल काम था, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि परंपरागत रूप से वो इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ ज्यादा झुकाव महसूस करते थे। पाकिस्तान और भारत आपस में उनकी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पश्चिमी देशों को अपनी तरफ लाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारत में जो हमारे जेम्स बॉन्ड हैं, उन्होंने कई गुप्त मीटिंगें की, बहुत, किसी को कानो कान खबर नहीं, वो चुपचाप गए, लगातार कई सालों से वो इस पे मीटिंग करते चले जा रहे थे, और इन देशों को धीरे धीरे समझाते जा रहे थे कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हम एक रेल और जहाज का एक नेटवर्क बनाते हैं जहां से हम मध्य एशिया तक पहुंच सके। तो भारत ने वो काम करना शुरू किया। नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा कि अभी G20 में जब पूरी दुनिया की मीडिया देख रही थी, हम चाहते थे उसको पहले भी बता सकते थे, बाद में बता सकते थे, लेकिन दुनिया भर के लीडर भारत में थे, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा था, इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग करके इन्होंने एक सबसे भारत मध्य एशिया, यानी भारत जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप तक एक रेल और जलमार्ग योजना निकाल दी। और इसमें आज आपने देखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री का, नेतन्याहू का एक बयान आया है कि भारत की जो ये योजना है वो आने वाले समय में आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की सबसे बड़ी योजना होगी, और इजराइल जल्दी से जल्दी अपना सहयोग प्रदान करने वाला ताकि भारत इसमें कामयाब हो सके। भारत से जहाज और रेल मार्गों से हम यूरोप तक जोड़ पाएंगे, और इसके माध्यम से चीन की जो BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसको जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी है। इटली के प्रधानमंत्री ने आज बोल दिया है कि हम BRI से बाहर आना चाहते हैं, और अगर वो आते हैं तो ये चीन के लिए बहुत झटका होगा। याद रखिएगा,
चीन की बीआरआई को जबरदस्त चुनौती दे दी गई है। और यह काम आप अंदाजा, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पिछले 3 सालों से अजीत डोभाल साहब ने जो पश्चिमी एशिया है, मध्य एशिया है, वहां पर जबरदस्त तरीके से मीटिंग्स करते हुए इस परियोजना को सफल करने का काम किया है। राइट, ये बहुत जबरदस्त है। और इसकी वजह से क्या हुआ, अजीत डोभाल साहब के इस कदम से भारत का दर्जा बहुत बढ़ गया है। भारत दक्षिण एशिया का देश से निकलकर ग्लोबल साउथ आज हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है। ग्लोबल साउथ यानी कि संपूर्ण विश्व का जो दक्षिणी किनारा है वो अब भारत बनने जा रहा है। आप इसका महत्व समझिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि दक्षिण एशिया के देश के रूप में जाने जाने वाला भारत अब ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाएगा। भारत ने पूरे विश्व की ताकतों का ध्रुवीकरण कर दिया है, ध्रुवीकरण कर दिया है, पोलराइजेशन कर दिया, और भारत उसके पावर यानी विकासशील देशों का सबसे अग्रणी नेता बन गया। धन्य हो जी डोभाल साहब का, जिन्होंने भारत की तमाम मुश्किलों का कैसे सामना किया है, कैसे दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया है, और किसी को कानो कान खबर नहीं। एक रिपोर्ट कह रही है कि साढ़े तीन सालों से अजीत डोभाल साहब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जाने कितनी गुप्त मीटिंगें कर चुके हैं चुपचाप, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए।